हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, या आप बोल सकते हो बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 7 है डिस्ट्रीब्यूशन लॉज, और पेपर फर्स्ट का नाम याद कर लो, क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो फिर स्टार्ट करते हैं टॉपिक। चलिए साहब, कर देता हूं मैं स्टार्ट। बोस, ओके सर, ये भारतीय साइंटिस्ट थे हमारे, ठीक है भाई। बोस आइंस्टीन, अच्छा आइंस्टीन भी आ गया। अब ऐसे आ जा भाई आइंस्टीन। ये जो आइंस्टीन है, इन्होंने भी हर जगह हाथ डाला। कोई भी साइंटिस्ट अगर किसी चीज़ को नहीं समझा सका, वहाँ पर जाकर आइंस्टीन ने उस चीज़ को समझाया। IQ इतना फास्ट था। अब यहाँ भी इन्होंने हाथ मार दिया। तो बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, ओके सर, ओके। अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं साहब? सर इसको हिंदी में कहते हैं बोस आइंस्टीन सांख्यिकी, है ना। अच्छा, इसके कुछ मेन एजम्पशन होंगे, लाइन पर फोकस करना ठीक से। मेन एजम्पशन होने चाहिए, इसके होंगे सर ज़रूर, क्योंकि बिना स्टेटमेंट की तो कोई सांख्यिकी बनती नहीं है भैया। अगर किसी ने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं, पिछले 2 लेक्चर अगर किसी ने कवर नहीं करे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख लेना। एक फर्मी डिरोग स्टैटिस्टिक्स और दूसरा था मैक्सवेल वोल्टरमान स्टैटिस्टिक्स। दोनों के दोनों लेक्चर कवर कर लो। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। अगर वो कवर नहीं करे तो उसको समझना परे है। चलिए, पहला जो पॉइंट था इनका वो ये था कि सभी कण जो होते हैं ना, वो अविभेदित होते हैं, समरूप होते हैं, जिनका स्पिन क्वांटम नंबर पूर्णांक होता है। यानी कि सभी कण कैसे होते हैं? अरे भैया, सभी कण एक दूसरे से अविभेदित होते हैं, यानी कि परस्पर पहचान ना रखने वाले होते हैं। यानी कि पहला पॉइंट मैं लिखवा देता हूं भैया, सभी कण कैसे होते हैं? सर सभी पार्टिकल्स कैसे होते हैं? सभी कण एक दूसरे से, ठीक है भैया, एक दूसरे से अविभेदित होते हैं, एक दूसरे से अविभेदित होते हैं। ओके ओके ओके, अविभेदित होते हैं। ओके सर, चलिए मान गए। और कैसे होते हैं? अरे भैया, समरूप होते हैं। अच्छा सर, समरूप भी होते हैं? हाँ, समरूप होते हैं सर। और कैसे होते हैं? जिनका, ठीक है, जिनका स्पिन क्वांटम नंबर, ओके, जानते हो ना क्या होता है जिनका स्पिन क्वांटम नंबर? जिनका स्पिन क्वांटम नंबर भैया इंटीजर होता है, यानी कि पूर्णांक होता है। क्या होता है? पूर्णांक होता है। हाफ पाप का कोई हिसाब ना, 1 होगा, 0, यानी कि 1 2 2 2 2 3, ठीक है, इसमें कोई हाफ पाप का कोई हिसाब नहीं होता। जिनका स्पिन क्वांटम नंबर कितना होता है? पूर्णांक होता है। चलिए, पहला एजम्पशन हमारा आ गया। सेकंड, अगर मैं नंबर लूँ इसका, सेकंड नंबर क्या कहता है हमसे? सेकंड नंबर बड़ा स्पेशल है भैया, ध्यान देना। यानी कि कणों का स्पिन, यानी कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, कणों का जो स्पिन होता है ना, कणों का स्पिन वो कैसा होता है? H का पूर्णांक होता है। H का क्या होता है? पूर्णांक होता है। ठीक है सर, H का पूर्णांक होता है। हाँ यार सर, H का पूर्णांक होता है। अच्छा ठीक है, अब देखो 3 शब्द मैं यूज़ करूँगा। मेरे पास एक समूह आएगा, ठीक है, एक मेरे पास क्वांटम स्तर आएगा, मेरे पास एक मेरे पास उप स्तर आएगा, एक मेरे पास भाग आएगा। अरे भैया, ये सब चीज़ों में से आप किसी भी एक चीज़ का यूज़ कर सकते हो। कभी कहोगे सर बुक में क्वांटम स्तर आएगा, कहीं पे उप स्तर आएगा। हाँ, एक चीज़ और बची, आप लिख सकते हो शेल, यानी कि कला हिंदी में कहते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं फेस सेल। आप फेस सेल भी बोल सकते हो, तो समूह आए, क्वांटम स्तर आए, उप स्तर बोलो, भाग बोलो, फेस सेल बोलो, सब एक ही चीज़ होती हैं। हर एक बुक में हर एक टीचर लोग अलग अलग वर्ड का यूज़ कर सकता है। मैं जो यूज़ करता हूँ ना, मैं समूह शब्द का यूज़ करता हूँ। कभी कहो कि यार ये तो सर क्वांटम स्तर होते हैं, ये उप स्तर होते हैं, ये तो सर फेस सेल होती है। समझ गए चीज़ को? तो आप किसी भी निकाय में इतनी चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। निकाय तो भैया हमारा बहुत बड़ा हो गया, उन सब में ये चीज़ें होती हैं। ओके ओके, तो कणों का जो स्पिन होता है वो H का पूर्णांक होता है। अब जरा बेटा मुझे जरा ये बताओ कि ये H क्या चीज़ है यहाँ पर? H बताओ जरा। H होता है प्लांक कांस्टेंट। H क्या होता है? प्लांक कांस्टेंट। याद कर लेना ठीक से। चलिए, थर्ड नंबर एक और आता है हमारा। थर्ड एजम्पशन जो होता है इसका मेरे दोस्तों, वो ये होता है कि समूह में जो कणों की संख्या कुछ भी हो सकती है, A to Z, यानी कि समूह में कणों की संख्या, समूह में
कणों की संख्या कुछ भी हो सकती है, कणों की संख्या भैया कुछ भी हो सकती है। क्या बात है यार। और पिछले लेक्चर में हमने कवर करा था कि समूह में या सेल में केवल 0 या 1 कण हो सकता है, और यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 0 हो सकती है, कुछ भी नहीं हो सकती, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो समूह में कणों की संख्या कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है सर, हो सकती है। ओके चलिए, फोर्थ नंबर ये है कि निकाय में कुल कणों की संख्या नियत रहती है। ये तो हर एक 3 स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हैं, तीनों में यही चीज़ें होती है। यानी कि निकाय में कुल कणों की संख्या कैसी रहती है भैया, निकाय में कुल कणों की संख्या, ठीक है सर, कुल कणों की संख्या, कुल कणों की संख्या कैसी रहती है भैया, नियत रहती है। ओके सर, नियत रहती है। ठीक है सर, मतलब कहने का मतलब क्या कि अगर मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल टोटल n लिए हैं और भैया इसको मैं योग कर सकता हूँ ni से, इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, ये कांस्टेंट रहती है, यानी कि नियतांक रहती है, कभी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब जो मेरे पास 5th पॉइंट आया बड़ा स्पेशल है, निकाय में कणों की ऊर्जाओं का योग निकाय की कुल ऊर्जा के बराबर होता है। मतलब निकाय की कुल ऊर्जा नियत रहती है, कभी चेंज नहीं होती। चलिए मैं इस लाइन को लिख दे रहा हूँ 5वें नंबर में कि भैया आप खुद से भी लिख सकते हो कि निकाय में, दिख रहा आप लोगों को, अरे क्यों नहीं दिखेगा, निकाय में कणों की कुल ऊर्जाओं का योग, निकाय में कणों की ऊर्जाओं का, निकाय में कणों की ऊर्जाओं का योग। ओके सर, ऊर्जाओं का योग किसके बराबर होता है, निकाय की, ओके सर, निकाय की ऊर्जा के बराबर होता है, ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है भैया, बराबर होता है। ओके, तो निकाय में कणों की ऊर्जाओं का योग निकाय की ऊर्जा के बराबर होता, अर्थात मैं इसको लिख सकता हूँ ई करके लिख लो, सिग्मा, ठीक है सर, और यहाँ आ जाएगा मेरे पास आई, चाहो लगा लेना कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी आई आ जाएगा बराबर, यानी कि मेरे पास आएगा ई इक्वल टू सिग्मा आई, यानी कि एन आई इंटू ई आई इक्वल टू मेरे पास कितना होगा बेटे, नियतांक होगा। ये क्या होगा मेरे पास, नियतांक होगा। लाइन पे ध्यान देना, निकाय में कणों की ऊर्जाओं का योग निकाय की ऊर्जा के बराबर होता है, ई इक्वल टू सिग्मा आई एन आई ई आई इक्वल टू नियतांक। ठीक है चलिए, तो यहाँ तक जो है ना भैया बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स की एजम्पशन हो गए, जिसके आधार पर हम डेरिवेशन प्रूफ करने वाले हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का डेरिवेशन प्रूफ करने वाले हैं। ओके चलिए, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन बाद में लेना कोई दिक्कत नहीं है। पहले ज़रा इस चीज़ को समझ लो, बढ़िया करके डाल देते हैं, इसका करते हैं आप यानी कि डेरिवेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ओके चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ डाल देना भैया, हेटिंग अप। अब करते हैं इस चीज़ को प्रूफ कि यार डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कैसे प्रूफ किया जाता। कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, मैं ज़्यादा लिखवाने वाला हूँ नहीं। देखो, माना एक निकाय जो समरूप और अविभेदित, ठीक है, n कणों से मिलकर बना है। पहली लाइन लिखो, माना एक निकाय, ठीक है सर, माना एक निकाय यानी कि सिस्टम, माना एक निकाय, ठीक है, जो समरूप, ध्यान देना कण हमारे समरूप होंगे और कैसे होंगे, अविभेदित, मतलब परस्पर पहचान ना रखने वाले। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था इसके बारे में। माना एक निकाय, ठीक है, जो समरूप तथा अविभेदित n कणों से मिलकर बना है। n कणों से क्या है, n कणों से मिलकर बना है। ठीक है चलिए साहब, मिलकर बना है। ठीक है, फोकस करना ठीक से, इन कणों को हमें क्या रखना, इन कणों को समूह बोल सकते हो, क्वांटम स्तर बोल सकते हो, उप स्तर बोल सकते हो, इन कणों को समूह। ठीक है, या मैंने इनको बोल दूंगा उप स्तर, कोई दिक्कत नहीं है। समूह या उप स्तर में इस प्रकार रखा जा सकता है कि, इस प्रकार रखा जा सकता है, रखा जा सकता है कि कैसे, ऊर्जा स्तर मान लो पहले बेटे, एनर्जी लेवल कितने होंगे, ऊर्जा स्तर, ऊर्जा मर्जा, अरे नहीं यार, ऊर्जा स्तर लेंगे हम, कितने होंगे ऊर्जा स्तर हमारे भैया, E1 होगा, फिर मेरे पास E2 होगा, ऐसी डॉट 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 कितना हो जाएगा मेरे पास, EI हो जाएगा, है ना। फिर मेरे पास कणों की संख्या आएगी, नंबर ऑफ पार्टिकल, कणों की संख्या भैया कितनी आ जाएगी, वो भी उसको भी चेक कर लो आप। कणों की संख्या सर भैया N1 आएगी, फिर मेरे पास N2 आएगी, डॉट 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 डॉट, फिर मेरे पास N आ जाएगी। अब कक्षाओं की संख्या नोट कर लो, यानी कि सेल, फेस सेल या उपस्तर या आप समूह, इसको हम बोलते हैं अपभ्रष्टता,
अपभ्रष्टता। ओके, कितनी आएगी इसकी, इसकी G1 आएगी, इसकी G2 आएगी, डॉट डॉट डॉट, इसकी हमारी Gi जाएगी। और Gi जो है वो क्या है भैया, Gi क्या है, वो है कुल फेस सेल की संख्या या कुल समूह की संख्या या फिर आप कुल उप स्तर की संख्या। जो Gi होता है, मैंने एक डायरेक्टली बोलूँगा समूह की संख्या। Gi क्या, वो है कुल समूह की संख्या। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। चलिए, तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, यानी कि E1 ऊर्जा स्तर में N1 पार्टिकल होंगे, E2 ऊर्जा स्तर में N2 पार्टिकल होंगे और EI ऊर्जा स्तर में Ni पार्टिकल होंगे। और सारी कहानी हमारी चलेगी इनसे, बाकी इनकी कहानी तो एक दो पॉइंट में आगे, वरना हम छोड़ देंगे। यार ये इतना इजी टॉपिक है ना, अगर पिछले 2 लेक्चर आप कवर कर लोगे ना, तो सच कह रहा हूँ ये कुछ नहीं है आप लोगों के लिए, बिल्कुल आसान है ये। पिछले 2 लेक्चर आपने कवर कर लिए तो अब इसके बाद में मैं एक नेक्स्ट पॉइंट और लेता हूँ। अब जो मेरे पास मेन पॉइंट आएगा ना, वो बहुत खतरनाक है, उस पर ज़रा सही करके ध्यान देना है आपको। यानी कि Ni कणों को, ठीक है भैया, Ni कणों को और Ni कणों को Gi समूह में निम्न प्रकार, ठीक है सर, निम्न प्रकार रखा जा सकता है, निम्न प्रकार वितरित या रखा जा सकता है। ओके सर, ओके, रखा जा सकता है। थ्योरी बहुत हो गई, इतनी थ्योरी लिख के आओ काफ़ी है। ठीक है, इसको ज़रा मैं इरेज करने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, उसको ले लिया होगा है, कर दें इरेज, कर दो सर इरेज। इरेज करने में क्या जा रहा भैया, कुछ नहीं जा रहा, लो साफ कर दिया मैंने। ओके डन, पक्का, सोच लो एक बार और। चलिए, सोच लिया आपने, तो Ni कणों को Gi समूह में निम्न प्रकार रखा जा सकता है भैया, मेरे भैया, ठीक है। Ni प्लस के Gi माइनस के 1 अपोन में मेरे पास हो जाएगा, इसको आप फैक्टोरियल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी Ni फैक्टोरियल का यूज़ करो, फिर Gi माइनस 1 फैक्टोरियल का यूज़ करो। ओ भैया इतना आ गया, यानी कि Ni कणों को Gi समूह में निम्न प्रकार रखा जा सकता है। चलिए, Ni कण है यार, हाँ यार, Ni कणों की संख्या, Gi क्या, Gi उपस्तर की यानी कि सेल की संख्या या आप समूह की संख्या, और हाँ है। फिर एक कहाँ से आ गया, एक कैसे घटा इसमें, चलिए बताता हूँ। देखो मेरे पास कण कितने मान लिए मैंने, मेरे पास 3 कण हैं और 3 कणों को मुझे कहाँ रखना है, 2 समूह में रखना है। ठीक है, 3 कणों को 2 समूह में रखना है। चलिए 2 समूह में बनाता हूँ और इन 2 समूह पे ध्यान देना, ये भी 2 समूह हैं, फिर भैया 2 समूह हैं, और फिर मेरे पास कितने समूह हो गए, फिर से 2 समूह हो गए, फिर से मेरे पास 2 समूह हो गए, ये वाले। ठीक है, देखो मेरे पास 3 कण हैं, 3 कणों को पहले मैंने इस वाले इसमें रखा, यानी कि पहले समूह में 3 कण रखे, इसमें कोई नहीं रखा। फिर इस वाले में मैंने कोई कण नहीं रखा है, इसमें कितने रख दिए मैंने, 3 कण रख दिए इस वाले में। ठीक है, इस वाले समूह में मैंने 2 कण रखे हैं, इसमें मैंने 1 रखा, ऐसे इस वाले में 1 रखा, इसमें 2 कण रखे हैं। कुल कितने हो गए तुम्हारे पास, 4 हो गए। आप 4 प्रकार से वितरित कर सकते हो, यानी कि इन 3 कणों को आप 4 प्रकार से वितरित कर सकते हो। अब इस 4 को देखो मैं कैसे लिखूंगा, मेरे पास Ni कितना है, 3 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 प्लस इसको जोड़ लो और इसमें से 1 घटा दो, 3 और 2 कितना हो गया, 5 माइनस के 1। अगर 4 हो तो फैक्टोरियल करने पर ध्यान देना 4 ही आएगा ये, तो मेरे पास Ni का फैक्टोरियल करो। ठीक है, तो ये मेरे पास 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल करो। ठीक है, चलिए करता हूँ, यानी कि मैं 2 में से घटाता हूँ, मेरे पास कितना बचेगा, 1 बचेगा, 2 में से घटाया 1 बचेगा, तो 3 और 1 4 हो जाएगा। इधर मेरे पास 4 फैक्टोरियल आ गया, इधर मेरे पास 3 फैक्टोरियल आ गया, 2 में से घटाया 1 फैक्टोरियल आ गया, 4 को तोड़ लो 3 फैक्टोरियल में, फिर मेरे पास 3 फैक्टोरियल आ गया, 1 का मेरे पास 1 ही होता है, ये और करके कितना तुम्हारे पास 4 आ गया। यानी कि इस चीज़ को, यानी कि इसी चीज़ को मैंने ऐसे करके लिख दिया, ध्यान देना। यानी कि मेरे पास कणों की संख्या 3 है और मेरे पास समूह कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को ऐसे करके लिख सकता हूँ, वैसे ही मेरे पास देखो समूह कितने हैं, मेरे पास Gi हैं, कण कितने हैं, मेरे पास Ni हैं, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और ये इसी तरह से सोल्व होता है, क्योंकि यहाँ पे जो कण होते हैं ना वो अविभेदित होते हैं, ठीक है, और समरूप भी होते हैं। चलिए हटा दूँ, मैं इसको रेस्ट कर दूँ, ठीक है, समझ गए होगे चीज़ को आप, तो इस तरह से लिख लो यार, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है मेरे पास देखो संपूर्ण निकाय के लिए, ओके सर, ओके, संपूर्ण निकाय के लिए, ठीक है भैया, संपूर्ण निकाय के लिए आइगन अवस्थाओं की संख्या, ठीक है, आइगन अवस्थाओं की संख्या, आइगन अवस्थाओं की संख्या
संपूर्ण निकाय के लिए आइगन अवस्थाओं की संख्या भैया कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी मेरे पास जी। और ध्यान देना मैं यहाँ पाई का यूज़ कर लूँगा, अब लाइन पे फोकस करना, मैं किसका यूज़ करूँगा, पाई का। अगर एक कण के n1 के निकालो तो यहाँ पे n1 g1 हो जाएगा, n1 g1 हो जाएगा, फिर गुणा में आ जाएगा n2 g2 हो जाएगा, n2 g2 डॉट 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 करके। तो गुणा के लिए हम काय का यूज़ करते हैं, पाई का यूज़ करते हैं, ये वाला ये तो ये आई हो गया हमारा, ठीक है। और बाकी ये ऐसे का ऐसे लिख लो, ni प्लस के gi माइनस के 1 फैक्टोरियल, और अपोन में कितना आ जाएगा मेरे पास ni फैक्टोरियल और gi माइनस के 1 फैक्टोरियल, ठीक है। इतना हमारा आ गया ये वाला। अब बता दो, मैं दी गई अवस्थाओं की प्रायिकता मैं निकाल देता हूँ। दी गई अवस्थाओं, अब तो वही सेम पीछे वाली कहानी है भाई, अब तो आंखें बंद कर दोगे आप लोग। दी गई अवस्थाओं की प्रायिकता, चलिए दी गई अवस्थाओं की प्रायिकता, तो भैया ओमेगा से शो करते हैं इसको, बहुत से डिजिटल लोग इसको डब्ल्यू से शो करते हैं, पर ओमेगा होता है, रियलिटी बताऊं तो मैं तुम्हें, आई, ठीक है। आ गया हमारा, ओके बस कुछ नहीं करना भैया। इधर मेरे पास है प्लस के gi माइनस के 1, ठीक है, और फैक्टोरियल, और अपोन में कितना जगह मेरे पास ni फैक्टोरियल, फिर मेरे पास gi माइनस के 1 फैक्टोरियल, ओके। और मल्टीपल मेरे पास कितना हो जाएगा, k हो जाएगा, क्योंकि एक कोस्टेंट आ जाता है। दी गई अवस्थाओं की प्रायिकता हो गया। अब क्या करना है, दोनों पक्षों में लॉग ले लो भैया, लॉग लेना, कुछ और मत लेना, वरना बड़ा मामला ख़राब हो जाएगा। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है। चलिए दोनों पक्षों में लॉग पकड़ लो साहब, मैंने लॉग ओमेगा कर दिया, ठीक है। लॉग पाई को हम बाद में बाहर करेंगे, ये पाई सम्मेशन आता है गुणा के लिए, क्योंकि इसकी गुणा मैंने बताया ना कि n1 रख लो, फिर n2 रख लो, फिर डॉट 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 ni आ जाएगा तुम्हारा। अब जब हम योग करेंगे तो योग करने के लिए क्या करेंगे, हम पाई को सिग्मा में कन्वर्ट कर देंगे तुरंत, तो पाई आई हो जाएगा हमारा ये, बाकी सब ऐसे लिखेंगे ni प्लस के gi माइनस के 1, ठीक है, फैक्टोरियल, और अपोन में कितना आ जाएगा बेटे ni फैक्टोरियल, फिर gi माइनस के 1 फैक्टोरियल, मल्टीपल k हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए अब मैं इसको इरेज कर दूँ यहाँ से, पक्का सोच लो एक बार और ज़रा। अरे यार काहे नहीं सोच रहे हो भाइयों, सोच लिया, हटा दें इसको, हटा दे रहे हैं, लो भैया। चलिए मैंने इसको हटा दिया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब क्या होगा कि पाई सम्मेशन को मैं चेंज कर दूंगा सिग्मा में, लो साहब मेरे पास सिग्मा आई आ गया, ठीक है। अब भैया फॉर्मूला लगा दो, log m बटा log n, पहले देखो log m गुणा n का लगा, log m प्लस log n, तो के पहुँच जाएगा अलग, फिर इसमें लगा देंगे हम log m बटा log n का। चलो मैं लगा ही दे रहा हूँ यहाँ पे, सिग्मा आ गया मेरे पास, ध्यान देना लाइन पे बेटे, log, ठीक है, ni प्लस के gi माइनस के 1, ठीक है, फैक्टोरियल में, ओके। फिर log ni फैक्टोरियल और gi माइनस के 1 फैक्टोरियल, ठीक है सर। और बस कुछ नहीं है, लगा दिया फॉर्मूला हमने। और ये जो कोस्टेंट होता है ना, ये बड़े कोष्टक के हम बाहर को ले देंगे log के करके, ठीक है। ये हमारा इतना आ गया। अब 1 छोड़ दो, क्योंकि gi का जो मान होता है वो बहुत बड़ा होता है और एक बहुत छोटा होता है। यहाँ जो है मैं 1 छोड़ दूंगा, बराबर, ठीक है। ये जो मेरे पास सिग्मा है ये ऐसे का ऐसे रहेगा, ठीक है। अब बराबर मेरे पास भैया आगा log, ठीक है, आ गया ni आ गया, प्लस के मेरे पास g आ गया, एक तो मैंने छोड़ दिया, फैक्टोरियल ऐसे रहेगा। फिर मेरे पास log आ जाएगा भैया, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास i, लिख लेना कोई दिक्कत नहीं है, log ni फैक्टोरियल, और भैया एक छोड़ दिया तो क्या बचेगा, gi फैक्टोरियल, प्लस के मेरे पास कितना हो जाएगा, अरे सर ये तो log क्या हो रहा है, अरे तो log क्या रहा हो, तो हम डरे हैं क्या log से। चलिए अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, एक छोटा सा फॉर्मूला, नन्ना मुन्ना बच्चों वाला फॉर्मूला, यहाँ भी लग रहा है और यहाँ भी लग रहा है, ठीक है। लगा दूँ कहूँ तो लगा दो सर, लगाने में क्या, आप तो कुछ भी लगा दो, आपकी क्या। चलो साहब हमारी कुछ ना, तो हम लगा दे रहे हैं भैया, हम लगा दे रहे हैं इसमें सिग्मा आई, और ये किसके बराबर आ रहा है हमारा, log ओमेगा के बराबर आ रहा है, log ओमेगा के बराबर आ रहा है, ठीक है भैया। लगा दें सर, आप लगा दो, आप छोड़ो मत। चलिए log ni ऐसे लिख लो, प्लस के gi ऐसे लिख लो फैक्टोरियल में, और भैया माइनस के log ni फैक्टोरियल, फिर माइनस के log gi फैक्टोरियल, ठीक है, और प्लस के log के, प्लस के log के, ठीक है। हो गया यहाँ तक। चलिए अब देख लेते हैं ज़रा इस चीज़ को, हम यूज़ करेंगे अब यूजिंग स्टर्लिंग, आपने नाम सुना होगा, मैंने पीछे लिखवाया है, अरे करवाया भी है, यूजिंग स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन,
ठीक है सर, अप्रोक्सीमेशन, ओके 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 ओके, अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करो। कर दे रहे हैं भैया सर, आप कह दो तो हम तो ऐसे ही कर देंगे, हवा हवा में कर दो, हवा हवा में कर दो। कितना आ जाएगा देखो मेरे पास, इसको लिख सकता हूँ मैं NI प्लस के GI और लोग, ठीक है, NI प्लस के GI, ठीक है, और भैया माइनस के NI और भैया प्लस के हो जाएगा मेरे पास GI, ठीक है ना। समझ में आया? इसको मैं इरेज कर दूँ अब, चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ भैया, क्योंकि अब हमारे पास इसका कोई काम नहीं बचा, अब हमारा पूरा फाइनल होने वाला है ये। आगे इतना तो मैंने ऐसा कर दिया आप, क्योंकि आप लिख सकते हो लोग x फैक्टोरियल है तो लिख सकते हो आप x log x माइनस के x लिख सकते हो इसको आप, ठीक है। तो ये पहले लिख लिया मैंने लोग, फिर ये आ गया, फिर माइनस के मेरे पास ये आ गया, क्योंकि माइनस का है तो यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, तो भैया ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है तो ये भी माइनस का होगा और ये भी माइनस का होगा। इसमें आ गए हम ऐसे, अब माइनस में आ गए, अब लाइन पे ध्यान देना, ठीक है। तो इसको मैं लिख लूँगा NI फैक्टोरियल, फिर मेरे पास आ जाएगा, यानी कि NI पहले लिख लो, फैक्टोरियल हट जाएगा हमारा, log NI फिर माइनस के NI, ठीक है। अब क्योंकि देखो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरे पास, ये फिर से माइनस आ गया, फिर से लिखो GI log GI, ठीक है। फिर मेरे पास प्लस का क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, GI आ जाएगा, क्योंकि माइनस से मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस मेरे पास प्लस हो जाएगा, ठीक है साहब, ठीक है साहब, ठीक है साहब। इतना हो गया हमारा डेटा, कहीं गलती तो नहीं हो रही है, ठीक है, ओके ओके। ये साइड में लिखना कहीं ना कहीं काम में आगा अभी आपके। अब देखो ये GI से GI कट जाएगा, फिर NI से NI हमारा कट जाएगा। अब जो बचा कुचा है वो लिख लो भैया। ये बचा मेरे पास NI प्लस के क्या बचा मेरे पास, GI आ गया सर। ये बचा लोग, हाँ लोग बचा भैया प्लस के GI, फिर मेरे पास NI, फिर मेरे पास हाँ ये मेरे पास log 10 के एरिया, इसको लिखेंगे log के एरिया, इसको भी लिखो आप, ओके। NI log NI, ठीक है, बच गया। फिर माइनस के GI, फिर log GI, फिर मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरे पास रह गया log के। अब भैया NI के सापेक्ष कर दो अपकलन, NI के सापेक्ष क्या करने पर बेटा, अपकलन करने पर, NI के सापेक्ष अपकलन करने पर, ओके भैया, अपकलन करने पर कर दो, कर दें। अपकलन कैसे करोगे, ये चल रहा हमारा log चल रहा है, log ओमेगा, तो आ जाएगी नीचे लाइन, आ जाएगी नीचे लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो log ओमेगा भैया डेल्टा लगा दो, मैं डायरेक्ट कर दूंगा सोल्व इसको, मैं भैया डायरेक्ट करूंगा सोल्व। देखो NI यानी कि फर्स्ट इसको मानो, सेकंड इसको मानो, तो मैं लिख लूँगा यहाँ पे NI प्लस के GI, ओके। ये मैंने फर्स्ट मान लिया, इसका करा तो इसका हो जाएगा 1/NI प्लस के GI, ओके सर। और फिर इसका करेंगे अगेन तो डेल्टा NI हो जाएगा। फिर भैया इसको ऐसे लिख लो, log NI प्लस के GI, और फिर इसका कर दो तो ये GI का 0 हो जाएगा, क्योंकि GI कांस्टेंट होता, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास डेल्टा NI, GI को कांस्टेंट रख के NI के सापेक्ष हमने अपकलन करा। फिर मेरे पास इसमें आ गए हम फर्स्ट सेकंड मानो, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। चलिए फर्स्ट माना मैंने, NI को लिखा ऐसे ही, log का कर दिया मैंने 1/NI, डेल्टा मैंने कर दिया NI। फिर प्लस आना चाहिए था लेकिन मेरे पास माइनस आ गया, माइनस आया, ठीक बात है बिल्कुल भैया, माइनस आना भी चाहिए। तो मैंने log NI को ऐसे लिख लूँगा और उसका कर दूंगा डेल्टा NI हो जाएगा, और भैया इसका हो जाएगा मेरे पास कितना, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, छोड़ दो इसको, और भैया ये भी कांस्टेंट है, इन दोनों कांस्टेंटों का मेरे पास क्या हो जाएगा, खत्म, 0 हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, ये और जे कट गया, कट गो सर, कट गो, जे से जे कट गो, ये भी सर कट गो। आपका बचा यहाँ तक का, जरा स्क्रीनशॉट ले लो, इसको कर दूँ इरेज, कर दिया सर मैंने इरेज। थोड़ी बहुत गलती पूरा डेरिवेशन गलत करवा सकती है मेरे दोस्तों, ध्यान देना है। अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा डेल्टा log ओमेगा, ठीक है सर। अब भैया मेरे पास क्या बचा, सिग्मा रह गया मेरे पास आई, अब सिग्मा भैया सीधा अगर बन जाना तो तेरी हड्डी तोड़ दूंगा, सिग्मा आई हो गया। अब मेरे पास क्या बचा भैया, बचा मेरे पास डेल्टा NI रह गया, ठीक है, डेल्टा NI। फिर मेरे पास क्या रह गया भैया, मेरे पास रह गया log बचा NI प्लस के GI, फिर मेरे पास कितना रह गया, डेल्टा NI, ठीक है भैया। ये जे कट गो तो मेरे पास डेल्टा NI रह गो, फिर मेरे पास रहेगा log रह गो मेरे पास, NI रह गो, ठीक है, और डेल्टा NI रह गो, ठीक है। अब का होगा, का से का कट गो, कुछ ना होगा, बस हो चुका है, पूरा फाइनल हो गया। सिग्मा मेरे पास ऐसे रहेगा, और क्या बचा मेरे पास, log बचा NI प्लस के GI, ठीक है, और माइनस के log NI, और भैया डेल्टा NI मेरे पास क्या आ गया, बाहर आ गया, ठीक है। बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, सिग्मा आई, फॉर्मूला लगा दो log NI प्लस के GI,
ठीक है, अपोन में कितना आ जाएगा मेरे पास, एन आई आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास डेटा इतना आ गया है, ये मेरे पास डेटा इतना आ गया डेल्टा एन आई में। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब यहाँ से एक बार माइनस कॉमन ले लो पकड़ के साले को, क्योंकि हमें इधर लाना ना, प्लस माइनस वाला इधर ले आएंगे तो प्लस में आ जाएगा हमारा ये, जब माइनस कॉमन लूंगा मैं, ठीक है, तो ये मेरे पास संख्याएं उलट जाएंगी। आप चाहो तो यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हो, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये वाला माइनस का हो जाएगा, लेकिन मैं इसको संख्याएं पलट दे रहा हूँ, माइनस बाहर लिया मैंने, तो ये आ जाएगा मेरे पास अंदर log एन आई प्लस के जी आई, अपोन में कितना जाएगा मेरे पास एन आई। ठीक है, ये मेरे पास डेटा इतना आ गया है, बराबर इंटू डेल्टा एन आई। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर दूँ यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है भैया, चलिए मैं यहाँ से यहाँ तक इरेज कर रहा हूँ कि उसको, इसका हमारे पास कोई काम नहीं है, जिसका काम था उसका काम तमाम हो गया। चलिए आगे देखते हैं भैया, ये आ गया मेरे पास डेल्टा log ओमेगा। ठीक है, डेल्टा log ओमेगा। अब पता तो मैं अधिकतम प्रायिकता की शर्त से, अधिकतम प्रायिकता की शर्त से इसको माइनस वाले को ना इधर ले आओ, काहे में आ जाएगा प्लस में, इधर जीरो हो जाएगा। अधिकतम प्रायिकता की शर्त से, अरे सर अधिकतम प्रायिकता अधिकतम प्रायिकता की शर्त से, जब आप अधिकतम प्रायिकता की शर्त लगाओगे ना, तो भैया मेरे पास ये कितना हो जाएगा, टर्म जीरो हो जाएगा, माइनस वाला इधर आ गया प्लस में आ गया, तो मेरे पास बन जाएगा सिग्मा आई, तो ये बन जाएगा बेटा log एन आई प्लस के जी आई, अपोन में कितना आ जाएगा मेरे पास एन आई, और क्या बचेगा मेरे पास भैया डेल्टा एन आई इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। समीकरण नंबर कौन से मेरे पास बन गई। अन्य शर्तें भी होती हैं कुछ इसकी, अन्य शर्तों से, ठीक है बेटे, अन्य शर्तों से। अब अन्य शर्तें कौन सी होती हैं, पहला नंबर लिखवाता हूँ मैं इसका भी ज़रा, लेकिन एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक जब हमने भैया यहाँ माइनस कॉमन लिया तो ये संख्याएं क्या होंगी हमारी, पलट जाएंगी, यानी कि इसमें जो एन आई होगा ना वो बेटे ऊपर होगा, सही करो उसको, ये एन आई ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर एन आई प्लस के जी आई का आगा मेरे पास नीचे आ जाएगा। इस लाइन में भी ध्यान देना, तो मैं सेम कहानी यहाँ भी हो जाएगी, आप सही कर लेना चीज़ को, क्योंकि भारी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। एन आई अपोन कितना हो जाएगा, एन आई प्लस के जी आई, क्योंकि मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया ना। ठीक है, अब मैं इधर को लगा प्लस में ख़त्म कहानी। अब भैया पहली शर्त मेरे पास आ गई है। अब पहली शर्त क्या होती है, अब पहली शर्त हमारी होती है, तुम्हें पता होना चाहिए कि भैया निकाय में कुल कणों की संख्या नियत रहती है। निकाय में कुल कणों की संख्या मेरे पास कैसी रहती है, नियत रहती है। ठीक है सर, कुल कणों की संख्या नियत रहती है, रख के दिखाओ कैसे नियत रहती है। अरे ऐसी नियत रहती है जैसे रहती है ना, वैसी की वैसी रहती है, घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ, करके दिखाओ। n बराबर सिग्मा एन आई, ठीक है, इक्वल टू मेरे पास कितने होता है, नियतांक होता है ना। तो हम लिख सकते हैं इसको डेल्टा n की जगह, यानी कि जो मेरे पास डेल्टा n की जगह मेरे पास हम लिख सकते हैं ऐसा करके इसको, आई डेल्टा एन आई इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, जीरो। समीकरण नंबर कौन से मेरे पास, दो हो गई। अच्छा, मेरे पास इसकी सेकंड शर्त यह आती है कि निकाय की कुल ऊर्जा नियत रहती है। निकाय की कुल ऊर्जा कैसी रहती है बेटे, निकाय की कुल ऊर्जा नियत रहती है। ठीक है सर, निकाय की कुल ऊर्जा कैसी होती है, नियत रहती है। अच्छा सर, कुल ऊर्जा भी नियत रहती है, हाँ यार, यानी कि ई बराबर, ठीक है, सिग्मा आई और मेरे पास एन आई इंटू ई आई इक्वल टू कितना होता है मेरे पास, नियतांक होता है ना, पीछे मैंने करवा रखा है। अब इसको आप डेल्टा ई का यूज़ करके सिग्मा ऐसे लिखो, डेल्टा ई आई पहले लिख लो, ठीक है, और डेल्टा एन आई बाद में लिख लो, बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, जीरो। इक्वेशन नंबर मेरे पास कौन सी हो गई, थर्ड हो गई। ठीक है, अब क्या है कि समीकरण एक में भैया समीकरण दो में अल्फा से गुणा करो, और समीकरण तीन में जो है ना बेटा आप बीटा से गुणा करो, और तीनों को क्या कर दोगे, आप जोड़ दोगे। ये समीकरण नंबर एक बन गई मेरे पास। तो सब में से मेरे पास सिग्मा कॉमन आगा, ठीक है, सिग्मा आई मेरे पास सब में से क्या जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अंदर मेरे पास बचेगा लोग, क्योंकि देखो यहाँ भी मेरे पास कितना डेल्टा एन आई है, और यहाँ भी मेरे पास कितना है डेल्टा एन आई है। तो यहाँ, और मैंने इसमें गुणा किससे कर दिया, अल्फा से कर दिया, तो यहाँ पे अल्फा आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। तो मेरे पास कुछ इस तरह की संख्या बच जाएगी, यानी कि एन आई बटा मेरे पास रह गया एन आई प्लस के जी आई। ओके, ये मेरे पास डेटा रह जाएगा, इतना है ऐसा करके, ठीक है, और प्लस के अल्फा बचेगा, प्लस के मेरे पास बीटा ई आई बच जाएगा, बीटा ई आई बच जाएगा, ठीक है, और भैया डेल्टा एन आई बराबर जीरो। ठीक है, इतना बच जाएगा मेरे पास, ये डेटा बच गया इतना। अब पता होना चाहिए कि अधिकतम प्रायिकता की शर्त से, अधिकतम प्रायिकता की शर्त से, ओके सर, अधिकतम प्रायिकता की शर्त से जो ये सिग्मा है ये जीरो कर दो, मेरे पास कितना रह गया, लोग बचा, एन आई ऊपर रह गया, फिर मेरे पास एन आई प्लस के कितना रह गया, जी आई रह गया। ठीक है सर, ओके ओके ओके, प्लस का अल्फ़ा प्लस के बीटा, और ई आई मेरे पास रह गया डेल्टा एन आई मेरे पास बराबर जीरो। पता है कि डेल्टा एन आई जो होता है ना, डेल्टा एन आई वो स्वैच्छ है, यानी कि स्वैच्छिक होता है,
स्वैच्छिक है, तो इसको 0 मान लो, खत्म कर दो इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने यहाँ तक, चलिए कर दे रहे हैं इरेज। ये समझ में आया स्टेप? इसमें अल्फा से गुणा करो, इसमें बीटा से गुणा करो, डेल्टा एन आई सिग्मा बाहर ले लो, तो मेरे पास बीटा ई बच जाएगा, क्योंकि मैंने जोड़ा है, और इधर मेरे पास खाली अल्फा रह जाएगा। चलिए मैंने उसको इरेज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो समझ जाओगे, बीएससी 5th सेमेस्टर में हर एक स्टेप करवाना जरूरी नहीं है। चलिए आप देखते हैं आगे को, अब देखते हैं स्वैच्छिक 0 कर दो इसको, तो मेरे पास कितना रह गया, मेरे पास बचा log एन आई, ठीक है सर, अपोन में एन आई प्लस के क्या बचा मेरे पास जी आई। ओके ओके सर ओके, बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, बराबर भैया मेरे पास कितना आ जाएगा, बराबर ले जाओ तो ये पड़ जाएगा अल्फा प्लस के बीटा ई आई, ठीक है, ऐसा करके पहुंच गया हमारा, पहुंच गया ये। ओके ओके, जब मैं लो हटाऊंगा तो मेरे पास इधर क्या आ जाएगा, लो हटाने पर, अरे भैया लो हटाओगे तो उधर मेरे पास क्या पहुंचेगा, ये आ जाएगा भैया ई की पावर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा ई आई, ठीक है, ऐसे करके। अच्छा संख्याएं पलट दूं मैं, पलटने पर क्या होगा कि एन आई ऊपर पहुंच जाएगा, जी आई ऊपर पहुंच जाएगा, और एन आई हमारा नीचे आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा प्लस में, काय में आ जाएगा बेटा, ये काय में आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा प्लस में, तो अल्फा प्लस के बीटा ई आई, इतना डेटा हमारा आ गया। अच्छा मैं इसका स्क्रीन मतलब यहाँ से कर दूँ इसको इरेज, कोई दिक्कत ना भैया, इरेज कर दो, बस हो ही चुका, थोड़ा सा और रह गया। अब क्या करना है मुझे, एन आई से यहाँ डिवाइड कर दो, एन आई से यहाँ डिवाइड कर दो, तो इधर आ जाएगा एक, इधर आ जाएगा मेरे पास जी आई बटा एन आई, ठीक है, ऐसे बच जाएगा। ये आ गया ई अल्फा प्लस के बीटा ई आई रह जाएगा, ठीक है। अब इस बन को इधर ले जाओ, कहाँ में पहुँचेगा, माइनस में पहुँचेगा, तो जी आई बटा कितना जगह मेरे पास एन आई बराबर हो गया ई अल्फा प्लस के बीटा ई आई, और भैया एक को मैं इधर ले गया पहुँच गया माइनस में। उल्टा कर दूं सर, आपकी मर्जी है, करना चाहो कर दो, एन आई बटा जी आई, तो ये हो जाएगा 1 में, यह आ जाएगा ई अल्फा प्लस के बीटा ई आई, और माइनस के बन हो जाएगा हमारा ये वाला, ठीक है, और भाग वाला हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, गुणा में पहुँच जाएगा। इसको मैं ज़रा इरेज कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेते रहना भैया आप। तो ये आ जाएगा मेरे पास एन आई बराबर हो जाएगा मेरे पास जी आई, और अपोन में कितना आ जाएगा मेरे पास ई अल्फा प्लस के बीटा ई आई, और माइनस के कितना जाएगा मेरे पास बन हो जाएगा ये। और यही क्या चीज़ है, यही भैया क्या है, यही वितरण का अभिसूत्र है, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोस आइंस्टीन, ठीक है, इसे बोस आइंस्टीन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं। ओके भैया ये मेरे पास लास्ट फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अब बताओ यार किस किस को ये फॉर्मूला डिफिकल्ट लग रहा, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, आराम से कवर करो, लिख लिख के याद करो, पिछले 2 लेक्चर पढ़ लो, और वो 2 लेक्चर जब कवर कर लोगे तो ये टॉपिक जो है अपने आप समझ में आ जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक्स।